प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की व्याख्या का दूसरा उपागम जीवनी मूलक उपागम, लेक्चर नंबर 26। यस, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम, दूसरा उपागम लेंगे आज हम इसमें, जीवनी मूलक उपागम, लेक्चर नंबर 26। बेटा, हमने गौरव ग्रंथों की व्याख्या का जो पहला उपागम था वो क्या बताया था? शब्दार्थ मीमांसा उपागम या शास्त्रीय उपागम। ये मैंने आपको समझा दिया है। आज हम जो गौरव ग्रंथ हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, प्लेटो का लॉज है, अंतिम ग्रंथ है प्लेटो का लॉज है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावेली का द प्रिंस है, हॉब्स का लेवियाथन है। तो इस तरीके से जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मील, मार्क्स, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक है, तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं बेटा, वो रचना ही गौरव ग्रंथ कहलाते हैं। अब इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या कैसे की जाए? रचनाकारों ने इन रचनाओं में जो लिखा है उसकी व्याख्या कैसे की जाए? रचनाकार के विचारों को कैसे समझा जाए? तो इसके लिए 5 उपागम दिए गए हैं, जिसमें पहला उपागम मैंने आपको समझा दिया है। क्या नाम है उसका? शब्दार्थ मीमांसा उपागम। आज हम दूसरा उपागम ले रहे हैं, जीवनी मूलक उपागम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवनी मूलक उपागम मतलब जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, जो विचारक होता है, उसकी जीवनी के आधार पर, उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी घटी होगी जिसके आधार पर उसने उस तरह की रचना लिखी है। इस तरीके से उस रचनाकार के इन ग्रंथों की व्याख्या की जाएगी। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नोट करें आप, जीवनी मूलक उपागम। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा बेटा, यदि आपको राजनीतिक विचारकों को गंभीरता से गहराई में जाकर समझना हो तो बेटा यकीन मानिए आप ये 5 उपागम जरूर समझ जाइए। दूसरा उपागम चल रहा है आज, क्या दूसरा उपागम चल रहा है आज? जीवनी मूलक उपागम। ये 5 उपागम ऐसे हैं, इन उपागमों को आप समझ जाते हैं तो मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप भले पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो या भारतीय राजनीतिक चिंतन हो, बेटा इन उपागमों की मदद से आप संपूर्ण राजनीतिक विचारकों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम जीवनी मूलक उपागम की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको समझें, क्योंकि जब तक ये डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक गौरव ग्रंथों की व्याख्या का कोई भी उपागम आप समझ नहीं सकेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा है गौरव ग्रंथ। इसका मतलब ये हुआ कि गौरव ग्रंथ है ही क्या, इसकी ज़रा जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर आप उनकी व्याख्या ही कैसे करेंगे। तो बेटा गौरव ग्रंथ का सीधा सा अर्थ होता है, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं, क्या? गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे होती है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो का लॉज, अरस्तु की पॉलिटिक्स, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया, मैकियावेली का द प्रिंस, हॉब्स का लेवियाथन, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स का कैपिटल पूंजी, लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। बेटा ये सारे के सारे गौरव ग्रंथ ही हैं, ठीक है, गौरव ग्रंथ हैं। अब इन गौरव ग्रंथों को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या मिलता है? राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में, अरस्तु की पॉलिटिक्स में राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है। और जब इनमें राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है तो फिर इससे क्या होता है? राजनीति के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, इन सभी रचनाओं का राजनीति के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है जो गौरव ग्रंथ होते हैं वो देश काल की सीमा से परे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, बेटा ये जो ग्रंथ है ना, जो ये रचनाएं हैं,
ये देश और काल की सीमा से परे होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनमें जो विचार दिए जाते हैं, इनमें जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वो उस देश विशेष के लिए, समय विशेष के लिए नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उनका उपयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये गौरव ग्रंथ है, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की पॉलिटिक्स है ना, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावली का द प्रिंस है, हॉब्स का लेवियाथन है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मार्क्स का कैपिटल है, पूंजी है, लास्की का ग्रामर पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति का व्याकरण है, ठीक है, मिल का ऑन लिबर्टी है, स्वतंत्रता। तो बेटा ये दुनिया भर के ग्रंथ हैं, ये सब गौरव ग्रंथ हैं। अब इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या का दूसरा उपागम ले रहे हैं हम, जीवनी मूलक उपागम। ठीक है बेटा, चलिए अब हम समझाना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है, क्या इस सेंटेंस का प्रयोग आप 5 के 5 उपागमों में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे शब्दार्थ मीमांसा उपागम है, जीवनी मूलक उपागम है जिसको आज हम समझा रहे हैं, ऐतिहासिक उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम है, तो इन सब में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है उपागम का चयन। मतलब आप किसी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे आपने प्लेटो की रिपब्लिक ले ली कि भी हमें इसकी व्याख्या करनी है, अरस्तू की पॉलिटिक्स ले ली, या आपने जो है मैकियावली का द प्रिंस ले लिया, या आपने जो है हॉब्स की लेवियाथन ले ली। किसी भी गौरव ग्रंथ को आप लेते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको उपागम का चयन करना है कि आप किस उपागम से उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। तो उपागम का चयन कैसे होगा, ये बात समझनी है। उपागम का चयन इस बात पर होता है, क्या किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, मतलब आपको किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं और किस किस तरह के आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। मतलब आपको किस किस आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा और आप किन किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं, यही जो है उपागम के चयन का आधार होगा। मतलब किसी भी उपागम का आप चयन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको निश्चित करना होगा कि आपको किन प्रश्नों के उत्तर चाहिए और आप किस तरह की जो है आधार सामग्री को ध्यान में रखना चाह रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके और आप उपागम का फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप उपागम का जो चयन करेंगे इसके आधार पर करेंगे। अब वह उपागम आप जीवनी मूलक उपागम भी ले सकते हैं, शब्दार्थ मीमांसा उपागम भी ले सकते हैं। मान लीजिएगा आपने किसी गौरव ग्रंथ की व्याख्या करना चाहा और आपने देखा है कि भाई उस ग्रंथ में हमें तो केवल ये देखना है कि शब्द का गूढ़ अर्थ या छिपा हुआ अर्थ क्या है, तो इसके लिए आपको शब्दार्थ मीमांसा उपागम लेना है। या फिर आप किसी गौरव ग्रंथ की व्याख्या करें और आपको ये देखना है कि भाई उस रचनाकार के जीवन में कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी है जिसकी वजह से उसने इस तरह का विचार दिया है। अगर ऐसा आपको देखना है तो आपको जीवनी मूलक उपागम लेना है। ठीक है, या आप किसी रचनाकार को की जो व्याख्या करना चाह रहे हैं, रचनाकार की जो ग्रंथ है, जो रचना है उसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं और ऐतिहासिकता के आधार पर, इतिहास के आधार पर समझना चाह रहे हैं, तो ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब आज जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, जीवनी मूलक उपागम। तो ये जो जीवनी मूलक उपागम है बेटा, ये गौरव ग्रंथ की जब व्याख्या करता है तो इसमें ये देखते हैं, ये मैंने लिखा है, यह देखते हैं, मतलब जीवनी मूलक उपागम के अंतर्गत गौरव ग्रंथ की जब व्याख्या की जाती है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक ले ली हमने, हैं, या अरस्तू की पॉलिटिक्स ले ली, हमें इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में 2 के नाम ले रहे हैं हम, प्लेटो और अरस्तू। प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू की पॉलिटिक्स, 2 ग्रंथ हमने ले लिए और इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करनी है, तो इसमें यदि हमने जीवनी मूलक उपागम लिया तो किस तरीके से देखना है हमें, ये उपागम ये देखेगा कि ग्रंथ कब लिखा गया। तो अब आप देखिएगा, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू की पॉलिटिक्स आज से लगभग जो है 3000 वर्ष पहले लिख दी गई थी। ग्रंथ कब लिखा गया, जब लिखा गया उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, और लिखने वाला का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जैसे प्लेटो की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, अरस्तू का व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव कैसे हैं, प्लेटो का अनुभव कैसा रहा है, अरस्तू का अनुभव कैसा रहा है, ये सब बातें हम आगे बताएंगे आपको। तो व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव और जीवन के उतार चढ़ाव, मतलब उस रचनाकार के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, आदि रचनाओं में किस तरह प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब हमें ये देखना है कि उस रचनाकार की रचनाओं में किस तरह से ये प्रतिबिंबित होते हैं, क्या
उसका व्यक्तित्व, व्यक्तिगत अनुभव और जीवन के उतार चढ़ाव उसकी रचना में किस तरह से प्रतिबिंबित होते हैं। आप ये पाएंगे कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक के अंतर्गत स्पष्ट रूप में उसके जीवन की घटनाओं का प्रभाव पड़ा है। कैसे, ये हम समझाएंगे। तो मूल बात ये, अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई जीवनी मूलक उपागम के द्वारा गौरव ग्रंथों की व्याख्या कैसे की जाती है, तो आप ये कहेंगे कि जीवनी मूलक उपागम का जब प्रयोग किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो ग्रंथ लिखा गया है रचनाकार के द्वारा, जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, तो जो रचना लिखी गई है उस रचना को लिखने से पहले उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी या वैसी घटना जरूर घटी है जिससे प्रभावित होकर के और उसने ये ग्रंथ लिखा है। जैसे कि प्लेटो के जीवन में घटना घटी थी, क्या घटी थी कि उसके गुरु सुकरात को बिना किसी गलती के लोकतांत्रिक शासन के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सुकरात जैसे महान मनीषी को, अब सुकरात जैसे महान मनीषी को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के द्वारा दिया गया। तो प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे घटिया, सबसे विकृत, सबसे गंदी शासन प्रणाली कहा और ये कहा कि दोबारा से सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए किस तरह की शासन प्रणाली हो, तो इसके लिए इन्होंने आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना की बात की, जिसके अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी इन्होंने। इस घटना का प्रभाव पड़ा ना। तो इस तरीके से जीवनी मूलक उपागम के माध्यम से आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या समझ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो उपागम है केवल गौरव ग्रंथों की व्याख्या की उपागम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा व्यक्ति विशेष के विचारों की व्याख्या भी इन उपागमों के माध्यम से की जा सकती है। परिवार की व्याख्या भी इन उपागमों से की जा सकती है। देश के विचारों की व्याख्या भी इन उपागमों के माध्यम से की जा सकती है। यस, बशर्ते कि आप संदर्भ बदले उसका ध्यान रखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे प्लेटो हैं, मैंने आपको बताया था अभी, प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक हैं। तो प्लेटो के गुरु कौन थे बेटा? सुकरात। यस, प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया था। भाई सुकरात ने यही तो किया था कि एथेंस के अंतर्गत, यूनान का एक नगर राज्य एथेंस है, एथेंस के अंतर्गत ये लोगों से प्रश्न पूछता था, किसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता था, रास्ते में आते जाते लोगों से प्रश्न पूछता था। ये पूछता था कि न्याय क्या है, शिक्षा क्या है, आत्मा क्या है, शांति क्या है। तो इससे वहाँ का शासक वगैरह रुष्ट हो गया और सुकरात पर आरोप लगाया कि भाई आप यहाँ के युवाओं को जो है भड़का रहे हैं और यहाँ का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ये आरोप लगाया गया और सुकरात को जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। अब सुकरात जैसे महान मनीषी को बिना किसी गलती के जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई तो उस समय वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेटो के जीवन में जब ये घटना घटी कि इनके गुरु सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया, तो प्लेटो का खून खोल उठा और प्लेटो ने तय किया कि ऐसी कौन सी राजनीति हो, ऐसी कौन सी राज्य व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। तो इसके लिए, इन विचारों के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने रचना लिखी रिपब्लिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। और इस रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी। इस आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन होगा। इसलिए उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी दिया है, आदर्श राज्य का भी सिद्धांत दिया। तो घटना से प्रभावित होकर ही तो जो है प्लेटो ने रिपब्लिक रचना लिखी ना। यही जीवनी मूलक उपागम है। यही जीवनी मूलक उपागम के माध्यम से प्लेटो की ग्रंथ रिपब्लिक की व्याख्या करना है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि सिसिली के सिराक्यूज को शासक बनाने का प्लेटो ने भरसक प्रयास किया। मतलब सिसिली के सिराक्यूज को दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा बनाने का प्लेटो ने भरसक प्रयास किया, लेकिन प्लेटो को इसमें सफलता नहीं मिली। और इसमें जब सफलता नहीं मिली तो फिर अंत में अंतिम रचना प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था में द लॉज लिखी, कानून। और प्लेटो ने कहा कि वास्तविक रूप में दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना नहीं की जा सकती, और इसलिए इन्होंने वृद्धावस्था में ये बात स्वीकार कर ली कि व्यवहारिक जगत में कानून का शासन ही ठीक है। और अंत में इन्होंने कानून के शासन को स्वीकार किया और अपनी रचना लॉज लिख दी। अब जहाँ पर प्लेटो ने ये लॉज लिखी बेटा, प्लेटो की अंतिम रचना लॉज है, और इस लॉज से ही, इस कानून
नामक रचना से ही जहाँ पर प्लेटो समाप्त करता है लॉज में, वहीं से अरस्तु शुरू कर देता है। अरस्तु ने प्रारंभ में ही कानून के शासन की बात कह दी। अब जरा ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैकियावली हैं, हम कुछ गिने चुने उदाहरण देंगे जीवनी मूलक उपागम को समझने के लिए, जिससे कि आप जो गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर सकें। अब हम प्लेटो से सीधा बढ़ रहे हैं मैकियावली। मैकियावली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि सर मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक क्यों कहलाते हैं? तो बेटा मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम यूनानी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर दोनों जगह हम ये देखने के लिए मिला कि भी राजनीति का जो मार्गदर्शन किया है वो नैतिकता ने किया है, नैतिकता ने, धर्म ने किया है। लेकिन मैकियावली ऐसे पहले विचारक है जिसने साफ कह दिया कि नहीं भाई, जो राजनीति है ये राजनीति नैतिकता से, धर्म से निर्देशित नहीं होगी, बल्कि नैतिकता अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। तो मैकियावली ने सबसे पहले ये बात कही थी और आज पूरी दुनिया में मैकियावली इन विचारों को अपनाया जाता है। तो डेफिनेटली मैकियावली ने सबसे पहले ये बात कही कि भाई जो राजनीति है वो नैतिकता से निर्देशित नहीं होगी। तो जब मैकियावली ने ये बात सबसे पहले कही तो इसी आधार पर मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। अब मैकियावली के ग्रंथों की व्याख्या जीवनी मूलक उपागम से कैसे की जाएगी, जरा ध्यान दें। मैकियावली ने अपनी रचना लिखी डिस्कोर्स ऑन लिवी, लिवी पर वार्ता। तो इस रचना में मैकियावली ने कहा कि भी गणतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मैकियावली ने कह दिया इस शासन प्रणाली, परंतु फिर मैकियावली ने जब देखा क्या भाई जो इटली के लोग हैं वो वास्तव में बड़े स्वार्थी, लालची, धूर्त, धोखेबाज हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर मैकियावली ने इस अनुभव के आधार पर ये कह दिया, अपनी आँखों से जो देखा इसके आधार पर कह दिया, क्या कह दिया कि नहीं भाई, गणतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और राजतंत्र में राजा को ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि धूर्त लोगों के साथ, स्वार्थी लोगों के साथ धूर्त और स्वार्थी बनने में कोई बुराई नहीं है। जब लोग ही धूर्त हैं, स्वार्थी हैं, तो राजा को भी ऐसा बनने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि मैकियावली ने ये तो कहा था कि भी राजा को दिखावे के रूप में जो है ईमानदार होना चाहिए, लेकिन अंदर से जब जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग वो जो है बेईमान भी, अनैतिक भी और हत्यारा भी बन सकता है। कारण क्योंकि मैकियावली ने इटली में देखा था कि भाई चारों तरफ जो है स्वार्थपरता थी, धोखेबाजी हो रही थी, षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि नहीं, गणतंत्र संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणतंत्र संभव तब हो जबकि जनता के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों की संपूर्णता हो, पूर्णता हो। लेकिन इटली में ये नहीं देख पा रहे थे मैकियावली, इसलिए इसने कह दिया था कि भी राजतंत्र ही अच्छे शासन प्रणाली है, और इसीलिए इन्होंने जो है अपनी रचना द प्रिंस भी लिखी थी, क्योंकि उसके अंतर्गत राजा को बताया गया था कि भी राजा को किस तरीके से कार्य करने हैं। जैसे मैकियावली ने कहा कि राजा को अपनी नीति तय करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। मतलब शत्रु को परास्त करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए शेर जैसा साहस होना चाहिए। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोमड़ी जैसी चतुरता भी उसमें होनी चाहिए। भेड़िए को डराने के लिए, भेड़िए को डराने के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी उसमें होनी चाहिए। तो शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी राजा में होनी चाहिए, ये मैकियावली ने कहा था। बाकी मैंने मैकियावली के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैकियावली में मैंने जितनी भी जो बातें थी सारी की सारी समझा दी हैं। एक उदाहरण और लेंगे जीन जैक्स रूसो का, और उसके बाद ही मार्क्स का लेंगे। मैं 4 उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, प्लेटो, मैकियावली, अब रूसो। अब रूसो के बारे में समझते हैं। रूसो की जो रचना है डिस्कोर्स ऑन इनइक्विलिटी, ध्यान दें बेटा, असमानता पर वार्ता। तो जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि भाई जैसे 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 सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का पतन हुआ है, ये रूसो ने कहा है। तो अब रूसो ने तो ये बात कह दी, लेकिन इसके बाद में इन्होंने अपनी रचना लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। और इस रचना में इन्होंने कहा कि भाई प्रकृति को ओर लौट चलना ये कोई व्यवहारिकता नहीं है, और प्रकृति को ओर लौटना संभव भी नहीं है। क्योंकि आज हम कहें कि भाई
ऊंट बैल से खेती करना चाहें तो कैसे संभव हो पाएगी। जैसे प्रारंभ में तो रूसों ने कहा था कि हमें वही अज्ञानता, वही भोलापन, वही गरीबी वापस लौटा दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। मतलब रूसो प्रकृति को लौटने की बात कर रहा है। लेकिन रूसो ने जब अपना ग्रंथ लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें इन्होंने इसका व्यवहारिक समाधान निकाल लिया। और क्या निकाल लिया कि नागरिक समाज का उन्होंने आधार ढूंढ लिया। और नागरिक समाज का आधार ढूंढा तो इसमें कहा कि प्रकृति को और वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो सभ्यता की पतन की बात कर रहा है। और उसके बाद में इन्होंने अपनी आत्मकथा कन्फेशंस, मतलब हिंदी में अर्थ होगा इसका स्वीकारोक्तियाँ। तो कन्फेशंस का सहारा लिया और इस आधार पर इन्होंने कह दिया कि प्रकृति को लौटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इन्होंने नागरिक समाज का आधार ढूंढ लिया और ये कहा कि भाई मनुष्य जो है यहाँ पर नागरिक समाज के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब रचनाकारों की रचनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, इन गौर ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हैं। अभी भी नहीं समझे, एक एग्जाम्पल और लेने कार्ल मार्क्स का। तो ये तो मैं गिने चुने राजनीतिक विचारकों की जो उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी ये जो उदाहरण है इस तरीके से, तो सब विचारकों की ग्रंथों की व्याख्या का आप इस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। सब गौर ग्रंथों की व्याख्या आप इस तरीके से कर सकते हैं। मार्क्स का उदाहरण और ले रहे हैं, कार्ल मार्क्स। बेटा कार्ल मार्क्स की जब बात आती है, कार्ल मार्क्स का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है साम्यवाद, आता है ना। मतलब कार्ल मार्क्स का सपना ही ये था कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होकर रहेगी। ऐसा समाज होगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य का जन्म भी वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है, ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। तो पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध इन्होंने क्रांति की। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और अब यहाँ पर ये उदाहरण ये दिया जाता है कि कार्ल मार्क्स के पत्रकार थे और पूंजीवादी शोषण का ये शिकार हुए थे। पूंजीवादी शोषण का शिकार हुए थे क्योंकि पत्रकार थे। अब जब ये पत्रकार थे, पूंजीवादी शोषण का ये शिकार हुए थे, तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वास्तविक रूप में अपने जीवन की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पत्रकार थे, इनका शोषण हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध क्रांति की बात की। ठीक है बेटा। तो ऐसी घटनाएं सबके जीवन में किसी न किसी रूप में घटती हैं। मूल बात यह है कि जिसके जीवन में जो घटना घटती है, जिसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जिसने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त किया है, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है, उसके आधार पर भी वो अपने विचार देता है। जब किसी भी विद्वान विशेष के ग्रंथ का आप इस तरीके से अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या इस तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप जीवनी मूलक उपागम का सहारा ले रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये मैंने 1 2 3 4 4 विचारकों का एग्जाम्पल लिया है। इसके आधार पर आप जीवनी मूलक उपागम को समझ सकते हैं। इन चारों में आपने देखा है कि इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिसके आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं और अपनी घटनाओं के अनुभव को इन्होंने अपनी रचनाओं में भी प्रतिबिंबित किया है, लिखा है, प्रस्तुत किया है। ठीक है बेटा। चलिए, अब मैंने यहाँ लिखा और भी, मतलब इस तरीके से आप और भी विचारकों के उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। और भी का मतलब गौरव ग्रंथों की व्याख्या के आप इस तरीके से जीवनी मूलक उपागम का सहारा लेते हुए कितने ही विचारकों के उदाहरण दे सकते हैं। ये तो मैंने समझाने का तरीका बताया है। ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट बात लेते हैं। लेकिन संपूर्ण कथ्य को रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना तर्कसंगत नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी विचार है कि भले वे प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, हॉब्स, लॉक, रूसो है, कार्ल मार्क्स है, जे.एस. मिल है, हीगल है, ग्रीन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि संपूर्ण कथ्यों को रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना तर्कसंगत होगा। नहीं, मतलब जो ये रचनाकार है, जैसे प्लेटो ही ले लेते हैं, प्लेटो की रिपब्लिक है, तो प्लेटो ने जो अपनी रिपब्लिक लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में ये घटना घट गई कि सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्यु दंड दिया गया और उसने रिपब्लिक लिख दी, बस यही सही है। नहीं 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 नहीं, उस रचना के अंतर्गत बहुत 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 गंभीर बातें छिपी हुई रहती हैं। उस रचना के अंतर्गत कुछ शाश्वत सत्य भी छिपा रहता है। उस रचना के अंतर्गत कुछ चिरंतन सत्य भी छिपा रहता है।
उस रचना के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो ऐसे ऐसे विचार होते हैं जो कि शाश्वत सत्य होते हैं, जो कि देश और काल की सीमा से परे होते हैं। इसलिए किसी भी रचनाकार की रचना की व्याख्या केवल उसके जीवन में घटने वाली घटना के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें शाश्वत सत्य भी मौजूद होता है। बस ये ध्यान रखना है, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, नोट करेंगे। लेकिन संपूर्ण कथ्य को रचनाकार के, कथ्य का मतलब रचना में जो कुछ भी कथन कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, जो सिद्धांत दिए गए, जो विचार दिए गए हैं, लेकिन संपूर्ण कथ्य को रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना तर्कसंगत नहीं होगा। मतलब केवल ये नहीं कि उसके जीवन में जो घटना घटी उसके आधार पर उसने रचना लिख दी, अपने जीवन की घटना को ही उसमें उकेरा गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बेटा। जैसे हम कहेंगे कि भाई अगर रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से ही उसको जोड़ते हैं कि भाई रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर उसने रचना लिखी है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत होगा। किसके विपरीत? गौरव ग्रंथ का अर्थ ही क्या लिया हमने? गौरव ग्रंथ का अर्थ ही है कि गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश काल की सीमा से परे होती है। मतलब इन रचनाओं में जो लिखा जाता है, जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो किसी देश विशेष से, काल विशेष से बंधे हुए नहीं होते हैं, किसी संस्कृति विशेष से बंधे हुए नहीं होते हैं। इनमें जो विचार होते हैं वो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी संस्कृति विशेष में लागू किए जा सकते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा कि जब तक एक राजा को दार्शनिक नहीं बनाया जाएगा या दार्शनिक को राजा नहीं बनाया जाएगा, तब तक नगर राज्यों में बुराइयां दूर नहीं की जा सकती। मतलब या तो आप एक योग्य व्यक्ति को राजा बना दो, या जिसको राजा बनाया गया है उसको योग्य बना दो। तो ये बात तो आज भी सही है, एक बात। दूसरी बात, प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा कि राजनीति में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण ना कर दिया जाए। मतलब राजनीतिक शक्ति अलग हाथ में होगी, आर्थिक शक्ति अलग हाथ में होगी। राजनीतिक शक्ति जिसके हाथ में होगी उसके हाथ में आर्थिक शक्ति नहीं होगी, और जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी उसके हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। प्लेटो ने ऐसा किया भी है अपनी रचना रिपब्लिक में। कैसे किया? प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के हाथ में राजनीतिक शक्ति होगी, उत्पादक वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति होगी। उत्पादक वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति तो होगी लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग के हाथ में राजनीतिक शक्ति तो होगी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं होगी। और आज पूरी दुनिया में राजनीतिक अपराधीकरण होने का मूल कारण यही है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में है। किसी भी देश का उदाहरण देख लेंगे आप, मंत्रिमंडलीय कानून बना रहा है, मंत्रिमंडलीय बजट बना रहा है, तो डेफिनेटली देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि मंत्रिमंडल के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी है और आर्थिक शक्ति भी है। पूरी दुनिया का उदाहरण है। आज तो भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंतर्गत कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं, और ये सत्य भी है। तो डेफिनेटली प्लेटो ने जो बातें कही हैं शाश्वत सत्य हैं। इनकी उपयोगिता प्लेटो के समय में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक राजनीतिक समस्याएं इस धरा पर हैं तब तक प्लेटो की ये बातें सत्य ही रहेंगी, शाश्वत सत्य ही रहेंगी। इसलिए केवल उसके जीवन में घटी घटना के आधार पर आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, गौरव ग्रंथ की व्याख्या छोटी छोटी घटनाओं का विवरण इकट्ठा करना निरर्थक प्रयास होगा। मतलब अगर आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या करते हैं और गौरव ग्रंथों की व्याख्या करते समय रचनाकार के जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं उन छोटी छोटी घटनाओं का विवरण इकट्ठा कर करके फिर व्याख्या करते हैं तो ये एक निरर्थक प्रयास होगा। आप छोटी छोटी घटनाओं से अगर गौरव ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, मैंने कुछ उदाहरण दिए यहाँ। जैसे कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना लिखी पूंजी, कैपिटल, पूंजी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, पूंजी लिखी। तो अब यहाँ कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई मार्क्स ने जो ये रचना लिखी वो इसलिए लिखी क्योंकि कार्ल मार्क्स को फोड़े हो गए थे शरीर में, फोड़े फुंसी, तो ये फोड़ों से परेशान हो रहा था, फोड़ों से परेशान हो रहा था। फोड़ों का जो पेन था, दर्द था, वो असहनीय था, इससे परेशान था। तो परेशान होकर के फिर इन्होंने जो है अपनी रचना पूंजी लिखी थी। लेकिन ये एक, मैं कहूँगा कि छोटी मोटी घटना है। तो छोटी छोटी घटनाओं से आप किसी गौरव ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकते, ये भी छोटी घटना है। दूसरा उदाहरण है जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में कहा जाता है कि जॉन लॉक जो कि उदारवाद के जनक हैं, जॉन लॉक धोबी से कपड़े धुलाया करते थे। तो इन्होंने जो धोबी को अपने कपड़ों की सूची दी थी, लिस्ट दी थी, वो सूची गायब हो गई। और सूची गायब हो गई तो फिर जॉन लॉक ने इसी आधार पर कह दिया गया कि भाई सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। क्या? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। लेकिन ये तो एक छोटी घटना है, इससे आप किसी गौरव ग्रंथ की व्याख्या कैसे कर सकते हैं?
एक उदाहरण और लेते हैं, रूसो, जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में कहा जाता है कि भाई रूसो के विचार बदलते रहते थे। मतलब रूसो कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। अब वैसे देखा जाए तो रूसो का जो जीवन है, जीवनी है, वो भी बड़ा विचित्र है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में इसके चाचा संगत रास ने इसको इस तरीके की शिक्षा दे दी थी कि रात्रि में जब वो सोता था, उसका चाचा संगत रास, तो उसको नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती तो रूसो से अश्लील साहित्य पढ़ाता था। अब रूसो 5 वर्ष की आयु में अश्लील साहित्य पढ़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोमल मस्तिष्क के ऊपर अश्लील साहित्य का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो डेफिनेटली रूसो 30 वर्ष तक एक आवारा के रूप में रहा, बिल्कुल आवारा के रूप में रहा। अब आवारा के रूप में रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आवारा के रूप में रहा है, आवारागर्दी की है, गुंडागर्दी की है, बदमाशियाँ की हैं, तो उसके आधार पर ही कहें कि उसकी ग्रंथ की व्याख्या करेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे कर लेंगे हम? क्योंकि 30 वर्ष के बाद में उसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है रूसो के बारे में कि रूसो को तो कितनी ही अवैध संतानें थी, कितनी ही अवैध संतानें थी। रूसो का अवैध संबंध था कितनी महिलाओं से। और यहाँ तक कहा गया था कि रूसो में इस दुनिया के सारे अवगुण मौजूद थे। अब ये अलग बात है, डेफिनेटली रूसो एक आवारा प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन 30 वर्ष बाद में उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। अब कैसे बदल गया, क्या बदल गया, ये सारी घटनाएं मैंने रूसो आपको समझा दिया, वहाँ पर दे दिए, यहाँ तो हम केवल उदाहरण दे रहे हैं। अब विचार बदलते रहते थे। अब यहाँ पर लोगों ने कह दिया कि भाई रूसो के विचार इसलिए बदलते थे, किस लिए बदलते थे कि इनको एक बीमारी थी संकुचित मूत्राशय की, संकुचित मूत्राशय की बीमारी थी, और इसलिए जो है इनके विचार बदलते रहते थे। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये जो मार्क्स, लॉक और रूसो का हमने उदाहरण दिया, तो ये छोटी छोटी घटनाएं, इन छोटी छोटी घटनाओं को आप इकट्ठा कर करके उसके आधार पर इनके ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, तो ये उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। हम तो ये कहेंगे गौरव ग्रंथों के अंतर्गत वास्तव में ऐसी बातें होती हैं जो कि देश और काल की सीमा से परे होती हैं और जिनका उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। इस रूप में आपको उसकी व्याख्या करनी चाहिए। केवल उसके जीवन में घटी हुई घटना मात्र से आप जो है गौरव ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल अकेले जीवनी मूलक उपागम के माध्यम से आप किसी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकते। भले ही वह प्लेटो की रिपब्लिक हो, अरस्तु की पॉलिटिक्स हो, संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया हो, मैकियावेली का द प्रिंस हो, होब्स का लेवियाथन हो, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध हो, जे.एस. मिल का ऑन लिबर्टी हो, कार्ल मार्क्स का कैपिटल पूंजी हो, कोई भी ग्रंथ हो, ठीक है बेटा। फिर मैंने लिखा और भी, मतलब इस तरीके से और भी कितने ही ऐसे विचारक ले सकते हैं जिनके जीवन के अंतर्गत किसी न किसी रूप में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं, तो उन घटनाओं के आधार पर आप कभी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या ठीक से नहीं कर सकते। ये हो गया जीवनी मूलक उपागम लेक्चर नंबर 26। मुझे पूरा विश्वास है आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या का दूसरा जो उपागम है जीवनी मूलक उपागम, उसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.